हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कमबैक एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का टीचर्स रिक्रूटमेंट के क्वेश्चन सीरीज में स्वागत है, जिसमें आज हम सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे जो कि सीटेट में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकंसेप्शंस। ये क्या है, हमको इसके राइट आंसर्स बताने कि जो चिल्ड्रंस एरर करता है या उसके पास जो मिसकंसेप्शन होता है वो क्या कराता है। तो आपका पहला ऑप्शन है सिग्निफाई दैट चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज आर फार इंफीरियर देन दैट ऑफ अडल्ट्स। ठीक है, तो चिल्ड्रन यदि कोई भी एरर कर रहा है तो हम उसको अडल्ट से क्यों हम उसको कंपेयर करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्योंकि चिल्ड्रन को सिखाने के लिए गए हैं तो हम अडल्ट से कंपैरिजन नहीं करेंगे, है ना। कंपैरिजन हम नहीं करेंगे। ठीक, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकंसेप्शंस आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये बहुत सही है, ये हो सकता है। बाकी हम दो ऑप्शंस और देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है errors and misconceptions are a hindrance and obstacle to the teaching learning process। ये कहते हैं कि ये क्या है, बाधा है या रुकावट है। तो जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में भी हमारे फुल मार्क्स नहीं आते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी लर्निंग नहीं हुई या हमने सही से सीखा नहीं है। ठीक है, तो ये हिंड्रेंस एंड ऑब्स्टेकल्स नहीं है ना। मिस्टेक्स हमको बताती है कि हमको कहाँ वर्क करना है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। शुड बी इग्नोर्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हमको इग्नोर नहीं करना है। यदि बच्चे ने कोई मिसकंसेप्शन बना लिया है तो हमको उस कंसेप्शन को क्लियर करना पड़ेगा। मिसकंसेप्शन को ना करके हम उस कंसेप्शन को क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद हम क्या करेंगे, बच्चे को उसके बेसिक्स पे वर्क कराएंगे। ठीक है, तो हमको इग्नोर नहीं करना है। तो क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होगा चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकंसेप्शंस आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि टीचर भी अपने टीचिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है और लर्नर भी अपने मिस्टेक्स को ओवरकम करता है, अपने मिस्टेक्स को मिनिमाइज करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड एज, है ना। जहां रचनावादी हुआ वहां पे हम बच्चे को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। बिल्कुल आपका आंसर यही होना चाहिए। हम लोग आगे के ऑप्शंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, सीडीपी में आप जब भी एग्जाम में अपियर होते हैं तो आपको फर्स्ट काम क्या होना चाहिए कि आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको जो भी आंसर लगता है, ठीक है, आप उसको मार्क करेंगे, वही आपका आंसर होगा। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको कंपैरेटिवली बेटर आंसर देखना होता है। ठीक है, तो सेकंड है मिनिएचर अडल्ट हु लेस देन अडल्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स सच एज साइज, कॉग्निशन, इमोशंस। ठीक है, तो ये कोई रिलेट नहीं करता है। ठीक है, टेबुलर आशा और ब्लैंक स्लेट whose life is shaped entirely by experience, मीनिंगलेस है। अ पैसिव बीइंग हु कैन बी shaped एंड मॉडल इनटू एनी फॉर्म थ्रू कंडीशनिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्ट, ये देखिए ये फ्रेम की बात कह रहा है और कहता है कि पैसिव विंग हो सकता है क्या, नहीं। तो हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ टीचर्स रोल while using cooperative learning in his or her class। ठीक है, तो टीचर का रोल क्या होना चाहिए, इज टू सपोर्ट द ग्रुप विच हैज द ब्राइट एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन। देखो, यदि मैं सिर्फ ब्राइट एंड टैलेंटेड चिल्ड्रंस को मैं सपोर्ट करूंगा तो क्या होगा, मेरा जो टीचिंग है वो एक नैरो जोन में लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, मैं खाली अपने आप को इस यहां पे फिक्स कर लिया हूं मैं। ठीक है, ब्राइट या टैलेंटेड स्टूडेंट को के पीछे। ठीक है, पर एक टीचर का काम क्या सिर्फ ब्राइट और टैलेंटेड स्टूडेंट को पढ़ाना है क्या, नहीं, उनको सारे बच्चों को पढ़ाना है, उन सारे बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप पढ़ाना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड है इज टू बी साइलेंट स्पेक्टेटर एंड लेट चिल्ड्रन डू व्हाट दे वांट। ठीक है, अब कोऑपरेटिव लर्निंग हो रहा है। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग में हमको क्या करना होगा, हमको मुख दर्शक, है ना, साइलेंट स्पेक्टेटर का मतलब हो गया मुख दर्शक। क्या टीचर का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो चुपचाप सब देखे और चिल्ड्रन को वो करने दिया जाए जो भी वो करना चाहते हैं, नहीं। ऐसे में क्या हो सकता है कि कई चिल्ड्रंस प्रोडक्टिव ना कर रहे हो,
तो यदि हम उनको वो छूट देंगे तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर है इज टू लीव द क्लास एंड लेट चिल्ड्रन वर्क ऑन देयर ओन, ये भी सही बात नहीं है। इज टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर एज ग्रुप, हाँ ये हो सकता है कि हम उनको सपोर्ट करें और मॉनिटर करें, ठीक है। मतलब टाइमली हम अपना भी इनपुट देते रहें, ठीक है। जैसे एज अ टीचर है ना, टीचर का वर्क क्या होता है, एज अ फैसिलिटेटर होता है, ठीक है। क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है। तो यदि टीचर अपना इनपुट टाइमली नहीं देगा, ठीक है, यदि कोई मिसकॉन्सेप्शन हो गया है ना, तो उसको हमको करेक्ट करवाना है ना, एक टाइमली हमको इनपुट प्रोवाइड करना है, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू लाइवागोस्की, है ना, बेसिक मेंटल कैपेबिलिटीज आर ट्रांसफॉर्म इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेस, ठीक है। तो कहता है एडेप्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये होता है क्या, नहीं, इनका तो नहीं है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये भी नहीं है, ये आपका कोहलबर्ग के मोहल थ्योरी से रिलेटेड है। मोरल मोरल देन सोशल इंटरेक्शन, क्या, सोशल इंटरेक्शन। लाइव वैगोस्की का कहना था कि बच्चा जो भी सीखता है अपने सामाजिक वातावरण से सीखता है ना, सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सोशल इंटरेक्शन। और ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन भी नहीं होगा आंसर, ठीक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली, ठीक है। मतलब हमको रिलेशन किसके किसी बीच बताना है, विकास और लर्निंग, जो अधिगम है, विकास और अधिगम के बीच हमको रिलेशनशिप बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, बिल्कुल, ये आपस में इंटर रिलेट भी करते हैं और इंटरडिपेंडेंट भी है। मतलब जितना मेरा लर्निंग अच्छा होगा उतना अच्छा मेरा डेवलपमेंट होगा, या मैं ये कह सकता हूँ कि जितना अच्छा मेरा डेवलपमेंट होगा उतना अच्छा मेरा लर्निंग होगा, ओके। तो इसका ये आंसर हो सकता है। बाकी हम प्रोबेबल 3 ऑप्शन और हो जाते हैं। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट रिलेटेड, गलत बात है, बिल्कुल रिलेट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है लर्निंग टेक्स प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, देन रेट ऑफ लर्निंग फार एक्सीड्स द रेट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अपने रेट ऑफ डेवलपमेंट और रेट ऑफ लर्निंग के बारे में बात नहीं किया है, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट, ठीक है। जैसे आपका लर्निंग है ना, लर्निंग और डेवलपमेंट इंटर रिलेट भी करेगा और इंटर डिपेंडेंट भी होता है, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है अकॉर्डिंग टू पियाजे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ मेकिंग सेंस, है ना, ऑर्गेनाइज वेज ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड। तो इसको हमने पहले पढ़ा है, स्कीमा कहते हैं हमने, ठीक है। मेंटल मैप, मेंटल टूल्स एंड इमेजेस नहीं होगा, है ना। जो भी चीज हम लोग का ऑर्गेनाइज वे ऑफ मेकिंग सेंस होता है ना, जो हमारा मेंटल स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइज वे में, उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, स्कीमा, ठीक है। क्या नाम दिया हमने, स्कीमा दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। With an appropriate question suggestion, the child's understanding can be extended far beyond the point which she could have reached alone. Which construct does the above statement highlight? Okay. कह रहा है कि एक बच्चा है, वो अपने सीमाओं से अधिक भी सीख सकता है यदि उसको हम क्या प्रोवाइड करें तो, ठीक है। बियॉन्ड द पॉइंट विच सी कुड हैव रीच अलोन, मतलब अकेले जो पहुंचा है ना। बच्चा यदि किसी चीज या किसी कॉन्सेप्ट के बारे में जो समझ बनाता है, ठीक है, यदि उस कॉन्सेप्ट और समझ को अकेले सीख रहा है, वो उससे भी आगे जा सकता है। तो कैसे जा सकता है, हमने पढ़ा था स्कैफोल्डिंग के बारे में, है ना, जेडपीडी के बारे में, लाइबर्गस की थ्योरी की था। तो ये क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। इंटेलिजेंस नहीं है, इंटेलिजेंस तो उसका जब अलोन था तब भी था, ठीक है। इक्विलिब्रेशन भी नहीं है और कंजर्वेशन भी नहीं है। तो क्या है, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। ये ऐसा जोन होता है, जैसे ये है कि कोई चाइल्ड क्या कर रहा है, विदाउट, है ना, हेल्प किसी चीज को सीख रहा है, ठीक है। और ये क्या है, बच्चा ये पॉइंट तक विथ हेल्प सीख रहा है, ठीक है। और ये क्या है, ये बच्चा विथ और विदाउट
हेल्प से भी नहीं सीखेगा, है ना, नहीं सीखेगा यहाँ पे। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो जोन है ना, इसी को हम लोग कहते हैं जेडपीडी। क्या कहते हैं? जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना, विथ और विदाउट हेल्प वाला। ठीक, तो यह क्या आ गया आपका? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग स्टोरीज आर क्लिपिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर दैट portray both men and women in non-traditional roles is an effective strategy too। ठीक है, पहला है काउंटर काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप। क्या है? काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, सेकंड क्या है? प्रमोट जेंडर बायस। थर्ड है आपका प्रमोट जेंडर कॉन्स्टेंसी। और लास्ट वन है इंकरेज स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स। ठीक है, कह रहा है कि हम न्यूज़पेपर से ना कोई स्टोरीज और क्लिपिंग्स को हम लोग लेते हैं, उसमें ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि मैन और वुमेन अपने नॉन ट्रेडिशनल रोल्स पे हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल रोल्स मीन्स जो जेंडर बेस्ड रोल होते हैं ना, जो सोसाइटी हमारे लिए निर्धारित करता है। जैसे लड़कियां खाना बनाएंगी, झाड़ू लगाएंगी, बर्तन धोएंगी, लड़के बाहर जाएंगे, कमाएंगे। ठीक है, तो ये जेंडर बेस्ड जो है, ठीक है, ये सोसाइटी ने डिसाइड किया है। ठीक, तो ये चीज जो है आपका क्या कर रहा है? जेंडर स्टेरियोटाइप, मतलब लिंग रूढ़िबद्धता। ठीक है, ठीक है, इसको काउंटर कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, क्या जेंडर बायस को प्रमोट कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसको डीमोट मतलब वो कर रहा है, डिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है क्या जेंडर कॉन्स्टेंसी? नहीं, प्रमोट नहीं कर रहा है, कंडेम कर रहा है। इनकरेज स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स? नहीं, ये भी नहीं कर रहा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये कोई डिस्क्रिप्शन है जिसमें हमको देखना है कि मोरल रीजनिंग कोहलबर्ग के बारे में है ना। मोरल रीजनिंग किसका है? कोहलबर्ग का है, मोरल रीजनिंग ऑफ कोहलबर्ग। ठीक है, क्या है कि राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कंसाइज दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल अग्रीमेंट। ठीक है, अब ये क्या होना? दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट। ये कब होता है? जब आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होता है, जो कि थर्ड स्टेज होता है। जैसे हमने देखा है कि पहला होता है प्री कन्वेंशनल, है ना, प्री कन्वेंशनल, देन आपका कन्वेंशनल आता है, देन इसके बाद क्या आता है? पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल में भी दो सब स्टेज है, जिसमें फर्स्ट आता है कि जो लॉज है, लॉज कैन बी चेंजेबल। मतलब जब कन्वेंशनल स्टेज में बच्चे रहते हैं तो कहते हैं कि हमको लॉज एंड रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, बट पोस्ट कन्वेंशन का जो फर्स्ट सब स्टेज है, उसमें ये कहा जाता है कि लॉज कैन बी चेंज। मतलब किसी भी व्यक्ति से लॉ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लॉ को अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यदि वो किसी के राइट्स को वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ये कहता था। सेकंड क्या कहता था? कि हाई मोरल्स रिस्पॉन्स, मतलब उच्च व्यक्तित्व को अपनाते हैं हम लोग, जैसे गांधी जी का, नेल्सन मंडेला का। तो ये वही बात कह रहा है, रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल अग्रीमेंट। ठीक है, ऑल ह्यूमैनिटी। तो ये था क्या? द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, नहीं। सोशियो कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, नहीं। द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, समझ आया होगा आशा करता हूँ आप लोगों को। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन ऑफ द मेजर अकम्पलिशमेंट ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस। ठीक है, तो कौन सा स्टेज हो गया आपका? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशन के पहले हम जब देखते हैं, है ना, जो हमारा प्रिपरेटरी स्टेज जो होता है ना, SPCF वाला हमने देखा था, SPCF। ठीक है, तो ये वाले स्टेज की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है? CCS। ठीक है, सीरिएशन, है ना, सीरिएशन था। देन आप क्या करते हैं?
कंजर्व करते हैं। क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं। ठीक है, आप में कंजर्वेशन का भी विकास हो जाता है। तो आपका क्या आएगा? एबिलिटी टू कंजर्व। ठीक है, फिर ये आ गया हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये फॉर्मल स्टेज का आएगा, है ना, ये मतलब फोर्थ वाले का आएगा। ठीक है, एनिमिस्टिक थिंकिंग ये नहीं आएगा। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका क्या आएगा? एबिलिटी टू कंजर्व। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड लाइवेगोस्की व्यू लर्निंग एज। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, हो सकता है ना आंसर आपका ये। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, एक्विजिशन की हमने कभी बात नहीं की थी स्किल्स की। ठीक है, कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज नहीं हुआ था। इसके बाद पैसिव रिपीटेटिव प्रोसेस नहीं हुआ था। पैसिव रिपीटेशन दोनों में किसी ने नहीं कहा था। जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे जो है हमारे नन्हे वैज्ञानिक हैं। ठीक है, लिटिल साइंटिस्ट। तो प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट विल बी द राइट आंसर। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स भी नहीं होगा। ठीक है, ये कोई स्किल्स नहीं है जिसको हम लोग एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, जीन पियाजे और लाइवेगोस्की दोनों रचनावादी थे। जीन पियाजे को हम लोग रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड सोशलाइजेशन? फर्स्ट मीडिया, सेकेंड स्कूल, थर्ड फैमिली एंड फोर्थ वन इज नेबरहुड। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड सोशलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे हमको ये नहीं कहा है कि प्राइमरी फैक्टर है या सेकेंडरी फैक्टर है, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारा जो फैक्टर होता है जिसको हम लोग प्राइमरी कहते हैं वो होता है क्या होता है? फैमिली एंड सोसाइटी, नेबरहुड ना, फैमिली एंड नेबरहुड। तो हम देखेंगे थर्ड एंड फोर ऑप्शन किस में। तो इसमें थर्ड एंड फोर है और इसमें थर्ड एंड फोर है। ठीक है, तो ये होगा ही होगा। तो जिसमें नहीं है थर्ड एंड फोर टुगेदर तो अपन उसको काट दिए, ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब आता है वन, वन भी दोनों में, तो वन भी आएगा, मीडिया भी आएगा। चलो मीडिया भी आ गया। ठीक है, अब देखना है कि सेकंड ऑप्शन होगा कि नहीं। स्कूल, स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, स्कूल इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन का वो दूसरा चरण होता है, बट स्कूल ऑलवेज प्ले अ मेजर रोल, है ना, इन सोशलाइजेशन। तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है आपके सोशलाइजेशन प्रोसेस में। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर की एक थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस। हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बी कैटेगराइज्ड? ठीक है, एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड appropriately to the moods, temperaments, motivation and intention of others। ठीक है, intention of others। ठीक है, तो ये तो हमने ये तो पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा है क्या? नेचुरलिस्टिक पढ़ा है बट इस कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड लग रहा है क्या? है ना, नहीं है। अब आता है इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। ठीक है, इंट्रा, ठीक है, इंट्रा कौन हो गए? गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध हो गए, जिनको तथागत कहते हैं, जो स्वयं के बारे में जानते हैं। ठीक है, जो स्वयं के बारे में जानते हैं, इंट्रापर्सनल। अब यहाँ पे क्या लिखा है? इंटेंशन ऑफ अदर्स, इंटेंशन ऑफ अदर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इंटरपर्सनल। क्या हो गया? इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, है ना। मदर टेरेसा हमने पढ़ा था एग्जाम्पल में। ठीक है, तो समझ आया होगा आपको ये क्वेश्चन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजन फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन? क्या क्या रीजन होते हैं एक चाइल्ड का असेसमेंट करने के लिए? ठीक है, पहला, टू सेपरेट एंड लेबल चिल्ड्रन इनटू नॉन अचीवर्स, लो अचीवर्स, एवरेज एंड हाई अचीवर्स। ठीक है, ऐसा कभी भी किसी भी स्कूल में, है ना, या किसी भी संस्थान में ऐसा नहीं किया जाता। क्यों करेंगे? हमारा जो स्कूल है या टीचर का जो अप्रोच होता है वो इंक्लूसिवनेस का होता है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे अप्रोच आ रहा है कि हम उसको क्या कैसे कैटेगराइज करें? नॉन अचीवर्स में, लो अचीवर्स में, अचीवर्स एंड हाई अचीवर्स।
सो व्हाट वी डिड, हमने कैटेगराइज कर दिया। हमने क्या कर दिया? कैटेगराइज कर दिया। तो क्या इंक्लूसिवनेस इंक्रीज हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, इसमें क्या बच्चे एक दूसरे को हेल्प करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं किसमें किसमें। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है तो ये आंसर नहीं होगा, और इसमें फर्स्ट ऑप्शन है तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, 2 3 4 एंड 2 एंड 4, तो 2 एंड 4 नहीं देखते, हम सीधा थर्ड ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि 2 4 तो इसमें भी है ना, एंड 2 एंड 4 इसमें भी। तो आपको जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है ना, तो यदि इस टाइप के कूट वाले क्वेश्चन ना, है ना, कूट टाइप मतलब उसको कोडेड क्वेश्चन कहते हैं, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपका अप्रोच होना चाहिए कि जैसे आपको फर्स्ट मालूम चला कि फर्स्ट गलत है, तो जिस जिस ऑप्शन में आपका फर्स्ट एज अ ट्रू, है ना, राइट आंसर है, आप उसको कट कर दिए। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन बचा, जिसमें आप देख रहे हैं 2 एंड 4 दोनों में कॉमन है, तो मैं 2 एंड 4 को मैं राइट मान लूंगा, क्योंकि मेरे को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में। अब मेरे पास सिर्फ एक सवाल आता है कि इसमें आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है कि उसने थर्ड को भी राइट माना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ थर्ड को चेक करूंगा। यदि मेरा थर्ड ऑप्शन, ठीक है, इफ माई थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, देन माई आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। इफ माई this option is wrong, then my answer will be option 1. Okay, so पढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन क्या कहता है। To find out what changes and progress in learning that takes place in the child over a period of time। ठीक है, ऑब्वियस बात है कि जब हम इवेल्युएट करते हैं, है ना, असेसमेंट क्यों करते हैं, कि जैसे हम लोग समेटिव असेसमेंट करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो समेटिव असेसमेंट में हमको समझ आता है ना कि बच्चे ने क्या सीखा, किस हद तक सीखा, है ना, तो वो हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो ये बात भी सही होगी, तो आपका थर्ड भी सही हो गया। थर्ड सही हो गया तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है, कट गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने अप्रोच बताया है ना, मैं इसी अप्रोच से एग्जाम में बैठता हूँ। ठीक है, मैंने इसी अप्रोच से मैक्सिमम नंबर स्कोर किए हैं। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था अभी जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ था 2026 में, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने 115 आउट ऑफ 150 स्कोर किया है, 115। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे अप्रोचेस से करना है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे ऑप्शन से अवगत ना हो, है ना, ऐसे क्वेश्चन से उनका पहले भी पाला ना पड़ा हो। ठीक है, बट आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ऐसे अप्रोचेस जैसे मैंने किया आपको बहुत समय बचा लेंगे। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, several researchers studies show that the teachers have more oral interaction with boys than girls. Okay, what is the correct explanation for this? ठीक है, अब हमको ऐसा बताया जा रहा है कि हमारे क्लास में एक ऐसा टीचर है जो बॉयज से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ गर्ल्स, मतलब गर्ल्स के कंपैरिजन में बॉयज से ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमको ऑप्शन आता है कि बॉयज आर इजियर टू मैनेज देन गर्ल्स इन द क्लासरूम। अब ऐसा तो हमको यहाँ पे कुछ दिया है क्या रिसर्चर्स की स्टडीज में कि बॉयज आर इजियर टू मैनेज, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब है कि बॉयज हैव मच मोर एकेडमिक कैपेबिलिटीज देन गर्ल्स, ये भी बात नहीं कहा गया है, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। अब है कि बॉयज नीड मोर अटेंशन देन गर्ल्स, नहीं होगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग, ऑब्वियस है, मेरे लिए सभी बच्चे एक समान है, चाहे वो एक बालक हो या बालिका। ठीक है, चाहे वो प्रतिभाशाली बच्चा हो या मंदबुद्धि। ठीक है, तो मेरे को अपनी कक्षा में उपस्थित सभी बच्चों का ध्यान रखना है। ठीक है, मेरे लिए सारे बच्चे एक समान है, मेरे जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो डिफरेंट होंगे, बट मेरा जो मोटिव होगा सबको साथ लेके चलने का होगा। तो हमको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इन फ्यूचर आप भी टीचर बनेंगे तो आपको ऐसे अप्रोचेस नहीं करना है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर्स, ये हो गया क्या? बाहरी अभिप्रेरणा। बाहरी अभिप्रेरणा से प्रोग्रेसिव एजुकेशन होगा क्या? मेरे को नहीं लगता। ठीक है, आगे हम देखते हैं। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक तो होना ही नहीं चाहिए, चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड, ये बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये राइट ऑप्शन है ना। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कभी भी क्या होना चाहिए?
डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट ऑप्शन में देख सकते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर्स। यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3, बिलीफ इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 3 इज फॉर बेटर देन ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। वहां भी हमको थोड़ा ठीक ठीक लग रहा था, बट ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है, बाहरी अभिप्रेरणा, मतलब मैं सिर्फ मार्क्स लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ूंगा तो क्या मेरा हो पाएगा? क्या प्रोग्रेसिव एजुकेशन? नहीं हो पाएगा, ओके। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। To understand individual differences and development, it is important what? First है कि to consider both inherited characteristics as well as environmental factors and their interplay। हो सकता है, ठीक है, ये आंसर हो सकता है, ठीक, हो सकता है। To look at the inherited characteristics that give each person a special start in life, ये कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास एक एडिशनल है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी ले रहे हैं और इसको भी ले रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता था, ठीक है, आगे देखते हैं। टू लुक एट द एनवायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट इंडिविजुअल्स, ये भी हो सकता था, बट देखेंगे तो इन दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म है ना, ये इस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो सेकंड एंड थर्ड गलत हो गया। टू कंसिडर मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन, ठीक है, तो ये कहीं से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। समझ आया होगा आपको कि कभी भी हमको इंडिविजुअल डिफरेंस देखना है, व्यक्तिगत भिन्नता है, तो व्यक्तिगत भिन्नताएं कभी हमने दो पैरामीटर्स देखा था, एक है क्या इनहेरिटेड होता है, एक होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। बट हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। तो एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट डिटरमाइन द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ, ठीक है, एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर, टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ है क्या? नहीं है। हमसे नॉट ही पूछा है, क्या पूछा है? नॉट ही पूछा है, तो ऑब्वियसली ये आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इंडिविजुअल डेवलप्स एट डिफरेंट रेट्स, ये सही है, और हमसे नॉट पूछा है तो इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। फिर है डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, ऑब्वियस है कि एक ऑर्डर में होता है, इसलिए हमारा नॉट पूछा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल सही है ये, ठीक है, ये सही है, और हमसे गलत पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लास रूम, ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव लर्निंग, ठीक है। तो देखिए यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन तो हमको देना नहीं है, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग भी नहीं हो सकती क्योंकि सबकी एबिलिटीज डिफरेंट है, कॉम्पिटिटिव लर्निंग कराना है क्या? नहीं, सबका साथ सबका विकास। तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, इसी को हम लोग आईईपी भी कहते हैं ना, कभी कभी आ जाता है। आईईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईईपी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, ठीक है। कभी कभी आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय आईईपी, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, ओके। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्वेंटियथ क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्टली मैच पेयर ऑफ लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो पहला है कि अटेंशन डेफिशिएंट लर्नर्स हाई मोटिवेशन कैन सस्टेन अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। अटेंशन डेफिसिट लर्नर्स है तो उनमें मोटिवेशन हाई होगा क्या कि वो लॉन्ग टाइम के लिए हो जाए? नहीं। हियरिंग इंपेयर्ड लर्नर्स कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड विजुअल इंफॉर्मेशन, अरे उनका हियरिंग इंपेयर्ड है तो उनको विजुअल से क्या लेना देना है, ठीक है, गलत हो गया। डायस्लेक्सिक लर्नर्स लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी, हाँ ये हो सकता है, जिसमें डायस्लेक्सिया होता है उसका रीडिंग भी और राइटिंग भी, बी को डी लिखता है, बी को डी पढ़ता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। क्रिएटिव लर्नर्स हाइपर एक्टिव स्लो इन कंप्लीटिंग वर्क, नहीं, क्रिएटिव लर्नर है तो फिर वो स्लो में वर्क में स्लो कैसे होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ओके। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एबिलिटी टू कम अप विथ ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम इज अ
प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है। चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, नहीं, गलत बात है। यदि डिसेबिलिटी होगा तो इतना अच्छा कैसे सोच सकता है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग कैसे रखेगा, ठीक है, नहीं रख पाएगा। सेकंड, ईगोसेंट्रिक, नहीं है, ईगोसेंट्रिक चिल्ड्रन में है ही नहीं। इम्पेयर्ड, नहीं है। क्रिएटिव चिल्ड्रन, जो व्यक्ति क्रिएटिव है उसके पास एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, और ये किस में होता है, दोज हु हैव डाइवर्जेंट थिंकिंग, दोज हु हैव डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। तो हमारा पूछ रहा था ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशन, तो ये हो गया क्रिएटिव चिल्ड्रन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंस्ट्रक्शन adaptations should a teacher make while working with students who are visually challenged, ठीक है, जो विजुअली चैलेंज्ड है उनके साथ मेरे को कैसा करना है, ठीक है। फोकस ऑन अ वैरायटी ऑफ रिटर्न टास्क स्पेशली वर्कशीट, ठीक है। मेरा चिल्ड्रन कैसा है, मेरा चिल्ड्रन है विजुअली चैलेंज्ड है, क्या है, विजुअली, अरे यार, विजुअली चैलेंज है, ठीक है। तो मैं क्या किस पे फोकस कर रहा हूं, वैरायटी ऑफ रिटर्न टास्क, बिल्कुल बिल्कुल वाहियात, ऐसा काम मैं कर ही नहीं सकता। सेकेंड, स्पीक क्लियरली एंड यूज अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल, बिल्कुल ये ही होगा, ठीक है। पर हम अदर ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग सीटेट का, और सीटेट में मोस्टली हम लोग सीडीपी पोर्शन अभी देख रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आपको जो एकदम एग्जैक्ट लगे ना वो होता है, तो एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, हमको कंपैरेटिव आंसर देखना पड़ता है, ठीक है, बाकी ऑप्शंस को भी आपको देखना पड़ता है। थर्ड है, यूज अ वैरायटी ऑफ विजुअल, विजुअली इंपेयर्ड है और आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आप उसको उकसा रहे हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, ओरिएंट योरसेल्फ सो दैट द स्टूडेंट्स कैन वॉच, देख रहे हैं, वॉच, हमको कितना इजी ऑप्शंस मिला, ठीक है। विजुअली इंपेयर्ड है, हम कह रहे हैं हम उसको दिखाएंगे, हम उसको वॉच कराएंगे, हम उसको विजुअलाइज कराएंगे, अरे वो कर ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, ठीक है। हमको, हम अपने फ्रेंड्स के बीच में आपस में अपने ज्ञान को बांट रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को समझा रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, इसलिए क्या करना चाहिए, शुड नॉट बी यूज, गलत बात है ना। करेंगे जब आपस में हम बांटेंगे अपने ज्ञान को, तब हम लोग इजिली सीख पाते हैं। शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड, हो सकता है। शुड बी एक्टिवली डिस्करेज, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। इंक्लूसिव क्लासरूम में हम डिस्करेज क्यों करेंगे पीयर ट्यूटरिंग को, बल्कि हम तो और बढ़ाएंगे, है ना, कोऑपरेटिव लर्निंग को। शुड बी ऑकेजनली यूज, ऑकेजनली यूज नहीं, ऑकेजनली यूज क्यों करना, जब हम, क्योंकि इंक्लूसिव क्लास है ना, तो एक टीचर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सब बच्चे को सारे अप्रोचेस के साथ लेके चलना, तो वहां पे क्या होते हैं, जो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं वो अदर्स को हेल्प करते हैं, ठीक है। सो इससे आपका क्लास भी ग्रो करता है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंग फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, ठीक है, डज नॉट, ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है, डज नॉट। याद रखेंगे ना, हमेशा हम लोग डज नॉट वाले वैल्यू ध्यान ही नहीं रखते कि नॉट क्या कह रहा है, ठीक है, नॉट को हम लोग इग्नोर मार देते हैं। तो इनकरेजिंग मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट अ प्रॉब्लम, ये तो अच्छी बात है, ठीक है, ये तो अच्छा बात है। कनेक्टिंग न्यू नॉलेज टू प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, ये भी अच्छी बात है। प्रमोटिंग रिपीटेशन एंड रिकॉल, हमको क्या करना है, फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग करना है, तो ये उतना अच्छा बात नहीं है। एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, ये भी यूज करना चाहिए, तो ये तीन चीज अच्छा बात हुआ, ठीक है। जब आप पढ़ाते हैं ना, तो आप एक टीचिंग में एक एग्जाम्पल ही नहीं होता है ना, हमको नॉन एग्जाम्पल भी देना होता है, गैर उदाहरण कहते हैं जिसको, हमको ये बताना होता है कि इसका ये उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है कि समटाइम्स चिल्ड्रंस एग्जाम्पल्स नॉन एग्जाम्पल्स को कंसिडर करते हैं, तो हमको बताना पड़ता है कि ये नॉन एग्जाम्पल है, इसको हम लोग क्यों कंसिडर नहीं कर रहे, इस टाइप का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिस्टेंट
विथ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरमेंट। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका टीचर्स employ specific end of the term assessment strategies and give feedback on products rather than processes। ठीक है, फोकस ऑन वुड नॉट, यहां पे नॉट बात कह रहा है। ठीक है, और यहां अपना फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है हम कहां पे फोकस कर रहे हैं, फीडबैक ऑन प्रोडक्ट्स रेदर देन प्रोसेस। ठीक है, टीचिंग या जो आप ये कर रहे हैं ये प्रोसेस वाली बात है। क्या है, प्रोसेस वाली बात है, प्रोडक्ट वाली बात नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट वाली बात नहीं है। प्रोसेस क्या होता है, जैसे हम लोग मल्टीपल एग्जाम्स में अपियर होते हैं। ठीक है, रिजल्ट जो है वो प्रोडक्ट है, रिजल्ट क्या है, प्रोडक्ट है। हमारा SBI PO में हो गया, हम मैनेजर बन गए, है ना, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, एज अ प्रोडक्ट है ना, कहते ना मुझको मेरे मेहनत का फल मिला। ठीक है, इसका ये अर्थ नहीं है कि आपने मेहनत नहीं किया, जो मेहनत है दैट इज अ प्रोसेस। ठीक है, उस प्रोसेस के बहुत सारे रिजल्ट्स इन बिटवीन आते हैं, बहुत सारे मॉक्स एग्जाम्स है ना अपियर होते हैं, तो उसके रिजल्ट्स को, उस मॉक्स को आप क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। वो एनालिसिस आपके मिस्टेक्स, वीकनेस, स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, वहां से आप वर्क करते हैं। तो हम जब प्रोडक्ट्स पे फोकस करेंगे, है ना, मैं सीधा मार्क्स पे बात कर दिया, मैं प्रोसेस पे बात कर ही नहीं रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरा रॉन्ग अप्रोच है। तो वुड नॉट बी कंसिस्टेंट कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट में फिर यही होगा, वुड नॉट के लिए ये होगा। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे मेरे को और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया था कि इसने प्रोडक्ट्स पे ही एम्फेसाइज किया था रेदर देन प्रोसेस। ठीक है, a teacher should encourage student to set what rather than, ठीक, a teacher should encourage student to set marks seeking goals rather than failure avoiding goals। ठीक है, फिर क्या है, a teacher should encourage student to set learning goals rather than performance goals। ठीक है, encourage student to mark seeking goals, मैं बोलूंगा बच्चों ज्यादा नंबर लाओ, मत सीखो तुम लोग, नंबर लाओ 98%, 95%। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे पार्टी करने, ऐसा अच्छा है क्या, फेलियर को अवॉइड करो, एकदम अच्छा नंबर लाना है तुम लोग को, फेल नहीं होना है। नहीं, इससे क्या होगा, मे भी पॉसिबल है कि मैं एक या दो टर्म के लिए मार्क्स ला लूं, बट मेरा लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत अप्रोच है। सेकेंड है लर्निंग गोल्स, इंकरेज स्टूडेंट टू गेट लर्निंग गोल्स। लर्निंग गोल्स क्या क्या होता है, मान लो कि मैं एकेडमिक स्कॉलर हूं, ठीक है, मैं टॉपर रहा हूं, स्टेट टॉपर रहा हूं, ठीक, ईच एंड एवरीथिंग। अब उसके बाद मैं ऐसा कोई काम करता हूं कि वहां पे मेरा लर्निंग रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, लर्निंग रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है इन टर्म्स ऑफ जहां पे किसी कोई नीडी व्यक्ति है मैं हेल्प कर सकता हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सिर्फ अपने ईगो के चलते, तो क्या मेरी जो लर्निंग हुई वो इफेक्टिव होगी, वो मार्क्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मेरी लर्निंग रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो लर्निंग बेस्ड लर्निंग गोल्स हमारे होने चाहिए इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस गोल्स पे हमको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, हम यहाँ पढ़ते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, हो सकता है कि मेरा एवरीडे का परफॉर्मेंस एक समान ना हो। ठीक है, बट हमारा लर्निंग का गोल्स हमेशा एक समान होता है। ठीक है, हम परफॉर्म कर पाते हैं, कभी हमारे हेल्थ डाउन होता है, कभी हेल्थ अच्छा होता है, कभी हम लोग एक्साइटेड रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है, बट लर्निंग गोल के साथ हम लोग कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ठीक है, सो टीचर शुड इंकरेज स्टूडेंट टू लर्निंग गोल्स। इंकरेज क्यों करूंगा मैं परफॉर्मेंस गोल्स के लिए, और लर्निंग गोल्स को बोलूंगा कि भूल जाओ, गलत बात। फेलियर अवॉइडिंग गोल्स को क्यों मैं इंकरेज करूंगा, है ना, और मार्क्स गोल्स को करूंगा। कई बार बच्चे ना इस ऑप्शंस को ज्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक है, कि इंकरेज करेंगे कि फेलियर अवॉइडिंग गोल्स, डरो मत, करो। ठीक है, मार्क्स लाओ ज्यादा, मार्क्स से आप जब सीटेट या कोई भी शिक्षक भर्ती में अपेयर होते हैं और सीडीपी आपका वो सब्जेक्ट हो गया, तब वहां पे मार्क्स नहीं मैटर करता है, मतलब मार्क्स इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन में, मतलब आपको मार्क्स तो लाने हैं 90 नंबर सीटेट में, बट आपको मार्क्स वाला अप्रोच नहीं रखना है, आपको लर्निंग वाला अप्रोच रखना है। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन, यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। ठीक है, फिर उसके बाद है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन,
आंख बंद करके, ठीक। मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन, तो एक्सप्लोर कर रहा है और डिस्कस कर रहा है, ठीक है, ये हो रहा है। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड टेस्ट दिए, तो वो क्या मीनिंग मेकिंग कर रहा है, बच्चा नहीं कर रहा है। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, सिर्फ मैंने बोला बच्चा ने किया, तो वो क्या हो गया, रोट लर्निंग हो गया, ठीक है, तो वहां पे नहीं हो रहा है। यूजिंग प्यूनिटिव मेजर्स, कोई मतलब नहीं है। फिर आया फेवरेट क्वेश्चन, है ना, कूट वाले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल्स, तो ये अच्छी बात है कि नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो 1 होना चाहिए, तो 1 सभी में है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा 2 इस ऑप्शन में नहीं है, 2 में चेक कर लेता हूँ। मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स एंड कॉन्सेप्ट मैप्स, बिल्कुल कॉन्सेप्ट मैप्स होगा, तो मेरा ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा, सेकंड है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास फिफ्थ ऑप्शन भी, मैं फिफ्थ ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। सेल्फ क्वेश्चनिंग करना चाहिए, तो मेरा ऑप्शन ये हो जाएगा। खुद से भी क्वेश्चन करेंगे ना हम। एक्सप्लेनिंग टू अ पीयर, फोर्थ, इसमें भी है, इसमें भी है। थर्ड क्या है, थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, सब रिक्वायर्ड है। खुद से भी तो हम क्वेश्चन करेंगे कि हमने कितना इंप्रूव किया, है ना, क्या हमारा अप्रोच यही होना चाहिए, क्या हमको और पढ़ना चाहिए, ठीक है। इस चीज को हमको ध्यान रखना होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है, बाहरी अभिप्रेरणा का क्या एग्जाम्पल है, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। बाहरी अभिप्रेरणा, ठीक, मतलब जहां पे उसको रिवॉर्ड पनिशमेंट इस टाइप का कुछ मिल रहा हो। आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट। मार्क्स, क्या मिल रहा है, मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। आई एंजॉय डूइंग माई होमवर्क बिकॉज इज सो मच फन, इंजॉय ये अंदर से आता है, जॉय, तो ये नहीं होगा। ये हो गया किसका, इंटरनल मोटिवेशन का। आई लर्न सो मच व्हेन आई डू माई होमवर्क, ये भी इंटरनल का हो गया। डूइंग होमवर्क मेक्स मी अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट बेटर, ये भी किसका हो गया, इंटरनल का हो गया, ठीक है। दिस ऑल 3 आर इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ओके, ठीक। आज का लास्ट क्वेश्चन है। इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड नॉट गिव एनी एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, गिव ओनली एग्जाम्पल, गिव ओनली नॉन एग्जाम्पल, गिव बोथ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, ठीक है। प्राइमरी क्लास बच्चों में बहुत सारा कॉन्क्रीट थिंकिंग नहीं होता है, तो बच्चों को हमको एग्जाम्पल भी देना है और नॉन एग्जाम्पल भी देना है। और यहाँ पे देखिए मेरा कीवर्ड आ गए थे, ओनली, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। हमने सीटेट सीरीज में सीडीपी को काफ़ी अच्छे से कवर किया है। अभी हम एमसीक्यू सीरीज लेके चल रहे हैं, ठीक है, जो कि पीआईक्यू ही है ना। तो आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन के अप्रोच के लिए, क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है। और जब भी आप एग्जाम में अपीयर होइए, है ना, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा छत्तीसगढ़ टीईटी में स्टेट रैंक 6 है। तो एग्जाम में मेरे से क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से बन रहे थे, क्योंकि मैंने मल्टीपल एग्जाम्स इससे पहले किए हैं, है ना। आई हैव अपीयर्ड मोर देन 20 मेंस एग्जामिनेशन। तो ये पेन एंड पेपर मोड होता है आपका सीजी टेट और सीटेट एग्जाम। तो इस एग्जाम में क्या होता है कि आप जब एग्जाम में अपियर होते हैं तो आपको ऑनलाइन का आदत हो गया रहता है, और ऑफलाइन में क्या होता है कि हमको बबलिंग करना होता है ना, बबल्स बनाने होते हैं। बबल्स बनाने में आपका टाइम लगता है, ठीक है। तो हम लोग पेन पेपर में क्वेश्चन तो बना लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बट जब बबलिंग करना होता है तो बबलिंग में हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मेरे पास, मैंने जिस क्वेश्चन का मैं एकदम श्योर था, मैंने उसके आंसर मार्क कर लिए थे। और जिस क्वेश्चन में मुझे था कि पहले मैं बना लेता हूँ फिर करूँगा, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 102 क्वेश्चन के मैंने आंसर नहीं किए हुए थे। मेरे पास 17 मिनट बचा था, मैंने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, फिर मैंने बबलिंग किया, ठीक है। तो आप ऐसी गलती ना करें, ठीक है। हो जैसे मेरा रैंक 6 आया, हो सकता है कि मेरा कोई रैंक ही नहीं लगता, ठीक है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप एक पोर्शन पहले सीडीपी कवर किए, तो सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को बबलिंग कीजिए, देन इंग्लिश, देन हिंदी, सब्जेक्ट वाइज आप बबलिंग करते जाइए। तो उससे क्या होगा, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड, तब तक के लिए